हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक मोशन के बारे में, आवर्त गति के बारे में। तो आवर्त गति हम लोग पढ़े हैं मोशन में कि इफ ए पार्टिकल रिपीट इटसेल्फ विथ इक्वल टाइम इंटरवल द मोशन ऑफ पार्टिकल इज सेड टू बी पीरियोडिक मोशन। यदि कोई कण, यदि कोई वस्तु एक ही पथ को बार बार एक निश्चित समय अंतराल के साथ दोहराता हो तो उस वस्तु के गति को हम लोग कहते हैं आवर्त गति, दैट इज पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति एक सर्टेन टाइम इंटरवल के साथ एक ही पथ को बार बार रिपीट कर रहा है। द मोशन ऑफ अर्थ, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये भी मून जो है एक ही पथ को बार बार एक सर्टेन टाइम इंटरवल के साथ क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ये सब कैसा गति है, आवर्त गति। अब हम लोग को देखना है कि सरल आवर्त गति क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहता है कि जैसे ये आपका कोई पॉइंट है और ये आपका कोई पार्टिकल है, तो कहता है कि यदि कोई पार्टिकल एक पॉइंट के परितः, मतलब एक बिंदु के इर्द गिर्द एक निश्चित समय अंतराल के साथ एक ही पथ को बार बार दोहराता हो, तो उस कण के एक ही पथ को बार बार दोहराता हो तथा कण की जो दिशा, कण का जो त्वरण का दिशा है वह हमेशा किधर होता हो, प्रत्यानयन बल का दिशा किधर होता हो, मध्य बिंदु की ओर होता हो। एवं कण का त्वरण एवं प्रत्यानयन बल विस्थापन के क्या होता हो, सीधा समानुपाती होता हो। मतलब यदि कोई कण एक बिंदु के इर्द गिर्द, मतलब इधर उधर एक निश्चित समय अंतराल के साथ एक ही पथ को बार बार दोहराता हो, कण का त्वरण एवं प्रत्यानयन बल की दिशा मध्य बिंदु की ओर होता हो एवं कण का त्वरण एवं प्रत्यानयन बल विस्थापन के सीधा समानुपाती होता हो, तो ऐसे कण के गति को हम लोग क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति। तो सरल आवर्त गति करने के लिए कण में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, कण के पास 3 लक्षण होना चाहिए। सबसे पहला लक्षण कि कण एक बिंदु के इर्द गिर्द एक निश्चित समय अंतराल के साथ एक ही पथ को बार बार क्या करता हो, दोहराता हो एवं कण का त्वरण एवं प्रत्यानयन बल की दिशा हमेशा मध्य बिंदु की ओर होता हो एवं कण का त्वरण एवं प्रत्यानयन बल विस्थापन के क्या होता हो, सीधा समानुपाती होता हो। तो ऐसे कण के गति को हम लोग क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। दूसरी बात ये भी है, ध्यान दिया जाए कि सरल आवर्त गति का उदाहरण कौन हो गया। तो सरल आवर्त गति का उदाहरण हो गया जैसे आपका लोलक की गति, सिंपल पेंडुलम की गति, स्प्रिंग से लटके हुए पिंड की गति, स्प्रिंग से लटके हुए पिंड की गति, पानी में आंशिक रूप से डूबे हुए लकड़ी की गति, ये सब कैसा गति करता है, सरल आवर्त गति। तो सरल आवर्त गति कहने का मतलब हो गया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यदि कोई कण, यदि कोई कण एक बिंदु के इर्द गिर्द एक निश्चित समय अंतराल के साथ, एक निश्चित समय अंतराल के साथ एक ही पथ को बार बार दोहराता हो तथा कण का त्वरण एवं प्रत्यानयन बल की दिशा हमेशा मध्य बिंदु की ओर दिष्ट होता हो, मध्य बिंदु की ओर दिष्ट होता हो एवं कण का त्वरण एवं प्रत्यानयन बल विस्थापन के सीधा समानुपाती होता हूं, सीधा समानुपाती होता हो।
ऐसे कण के गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। सरल आवर्त गति कहते हैं। अब देखा जाए सरल आवर्त गति का उदाहरण, एग्जाम्पल, जैसे हो गया लोलक की गति। लोलक की गति स्प्रिंग से लटके हुए, मतलब कमानी से लटके हुए पिंड की गति, स्प्रिंग से लटके हुए पिंड की गति, पानी में आंशिक रूप से डूबे हुए लकड़ी की गति, इत्यादि। इंग्लिश में कह सकते हैं कि इफ ए पार्टिकल मूव्स या इफ ए पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट ए पॉइंट and repeat itself with equal time interval, and the acceleration and restoring force of the particle is directly proportional to its displacement, and acceleration and restoring force of the particle is directly proportional to the displacement. Such motion of the particle is known as simple harmonic motion. Example में motion of pendulum, motion of a body, motion of suspended body through a spring, motion of a wood partially immersed in water. Such motion are simple harmonic motion. अब ध्यान देना है, यहाँ पर सरल आवर्त गति करने वाले कण का बेसिकली 3 कैरेक्टर होता है, उसमें 3 लक्षण होता है। तो सबसे पहला लक्षण क्या है? सबसे पहला लक्षण है कि कण जो है एक पॉइंट के अबाउट एक सर्टेन टाइम इंटरवल के साथ एक ही पथ को बार बार क्या करता हो, रिपीट करता हो। दूसरा कैरेक्टर क्या है? दूसरा कैरेक्टर ये है कि कण का एक्सीलरेशन और रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है उसका डायरेक्शन हमेशा किधर होना चाहिए? मीन पॉइंट की ओर होना चाहिए। और आपका तीसरा कैरेक्टर क्या है कि रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सीलरेशन है जो कि डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दीज आर द 3 कैरेक्टर ऑफ द पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम। जो पार्टिकल एसएचएम एक्सिक्यूट करेगा उसमें 3 लक्षण होगा। पहला लक्षण कि कण को एक बिंदु के इर्द गिर्द एक निश्चित समय अंतराल के साथ एक ही पथ को बार बार दोहराना चाहिए। दूसरा लक्षण कि कण का त्वरण एवं प्रत्यानयन बल का दिशा मध्य बिंदु की ओर होना चाहिए। तीसरा लक्षण कि कण का त्वरण और प्रत्यानयन बल विस्थापन के क्या होना चाहिए? सीधा समानुपाती होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का मुख्य लक्षण क्या है, तो सबसे मुख्य लक्षण ये है कि आपका प्रत्यानयन बल जो होता है वो विस्थापन के क्या होता है? सीधा समानुपाती। अगर आपसे बात करें कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है, सबसे मेन कैरेक्टर क्या है, तो आप कह सकते हैं कि प्रत्यानयन बल विस्थापन के क्या होता है? सीधा समानुपाती। माने रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द मेन कैरेक्टर ऑफ एसएचएम। अब यहाँ ध्यान दिया जाए, अब आपके दिमाग में चल रहा हो कि सर रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, प्रत्यानयन बल क्या है? प्रत्यानयन बल कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान लिया जाए कि एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, अब इसमें एक बॉडी को आप बांध दिए हैं। अब इस बॉडी को यहाँ से हम मीन पॉइंट से मान लिया जाए एक्सटर्नल फोर्स लगा करके धकेल रहे हैं। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगाइएगा तो इस बॉडी पर एक फोर्स काम करेगा जो कि इसको विस्थापित होने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। तथा जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं अगेन ये मीन पॉइंट पर चला आता है। तो एक्सटर्नल फोर्स हटने के बाद जिस फोर्स के कारण वह पुनः मीन पॉइंट पर चलाता है उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि ये रिजिड वॉल है और ये आपका स्प्रिंग है। सपोज ये आपका कोई बॉडी है। अब इस बॉडी को आप मान लीजिए एक्सटेंड किए, खींचे। अब जैसे ही खींच करके छोड़िएगा अगेन ये मीन पॉइंट पर चलाएगा। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल कह सकते हैं। तो प्रत्यानयन बल क्या है कि आप कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु को, यदि किसी कण को मध्य बिंदु से विस्थापित करते हैं तथा जो ही बाह्य बल हटाते हैं तो जिस बल के कारण वह पुनः मध्य बिंदु की ओर चलाता है या जो बल उसको विस्थापित होने से रोकता है उस बल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। दैट इज उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर
कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का, ये तो लक्षण बता दिया आपको कि 3 लक्षण होता है। अब देखा जाए कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए कण का जनरल इक्वेशन विस्थापन का क्या होगा। सरल आवर्त गति करते हुए कण के विस्थापन का सामान्य समीकरण, सरल आवर्त गति करते हुए कण के विस्थापन का सामान्य समीकरण, सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति करते हुए कण के विस्थापन का सामान्य समीकरण, सामान्य समीकरण, सरल आवर्त गति करते हुए कण के विस्थापन का सामान्य समीकरण। जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम, कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम एक्सिक्यूट कर रहा है तो उसके विस्थापन का जनरल इक्वेशन क्या होगा। सो ध्यान दिया जाए तो विस्थापन का जो सामान्य समीकरण होता है y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। लेकिन इसको समझने के लिए एक चीज़ आपको और जानना होगा कि आयाम होता क्या है, आयाम क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, फाई क्या है। थोड़ा सा इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो जैसे सरल आवर्त गति करते हुए कण के समीकरण को समझने के लिए आपको जानना होगा सरल आवर्त गति से संबंधित, सरल आवर्त गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं, सम डिफिनीशंस रिलेटेड टू एसएचएम। सम डिफिनीशंस रिलेटेड टू एसएचएम, सबसे पहले देखा जाए कि आयाम क्या होता है, दैट इज एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपका कोई पार्टिकल है एसएचएम एक्सिक्यूट कर रहा है, मान लो यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, रिपीट कर रहा है एक ही पाथ को बार बार, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं मध्य बिंदु, दैट इज ये हो गया आपका मिड पॉइंट, या इसी को कह सकते हैं मीन पॉइंट। ये आपका जो ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, ये हो गया आपका अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु दैट इज आपका एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट। ये जो आपका है ये भी क्या है आपका अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु दैट इज ये हो गया आपका एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि ये आपका हुआ है एक्सट्रीम पॉइंट। देखिए ना, यहाँ से मान लें पार्टिकल गया तो अधिक से अधिक कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, फिर यहाँ से लौट करके आएगा तो अधिक से अधिक कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। तो दीज आर द एक्सट्रीम पॉइंट। तो अब यहाँ पर हम लोग को समझना है कि आयाम होता क्या है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड कहने का मतलब हुआ, ये एम्पलीट्यूड से भी पहले आप समझ सकते हैं कि विस्थापन क्या है। जैसे अगर विस्थापन की बात करें तो अगर कोई पार्टिकल सपोज यहाँ पर है तो अभी ये पार्टिकल मीन पॉइंट से कितना दूरी पर है, इतना दूरी पर। अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर है तो मीन पॉइंट से कितना दूरी पर है, यहाँ पर। अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर है तो मीन पॉइंट से कितना दूरी पर है, यहाँ पर। तो कहता है कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम एक्सिक्यूट करता है, अगर कोई पार्टिकल क्या करता है, एसएचएम एक्सिक्यूट करता है, मतलब सरल आवर्त गति करता है, तो किसी क्षण मतलब किसी समय मध्य बिंदु से कण के बीच की जो दूरी होती है, मध्य बिंदु से कण के बीच की जो स्थिति होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पॉइंट एट एनी एक्सटेंट, मतलब यदि कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा है तो किसी क्षण किसी समय मध्य बिंदु से कण की जो स्थिति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। सपोज पार्टिकल यहाँ पर है तो विस्थापन इतना हुआ, पार्टिकल यहाँ पर है तो मीन पॉइंट से पोजीशन इसका यहाँ हुआ, अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो मीन पॉइंट से पोजीशन इतना हुआ, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कि किसी भी क्षण किसी भी समय मध्य बिंदु से कण की जो स्थिति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अगर पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर है तो विस्थापन इतना हुआ, अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो विस्थापन इतना हुआ। तो अगर पार्टिकल मीन पॉइंट पर रहेगा तब विस्थापन कितना होगा, 0, क्योंकि यहाँ पर है तो विस्थापन इतना, यहाँ पर है तो विस्थापन यहाँ। जब मीने पॉइंट पर रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। लेकिन जब पार्टिकल एक्सट्रीम पॉइंट पर होगा तब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट। तो मीन पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, और एक्सट्रीम पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम। तो आप कह सकते हैं कि द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी स्टैंड फ्रॉम द मीन पॉइंट
इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। मैंने किसी क्षण मध्य बिंदु से कण की जो स्थिति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब अगर बात करें हम लोग आयाम का, एम्पलीट्यूड का, एम्पलीट्यूड क्या कहता है कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पॉइंट, मतलब मीन पॉइंट से जो अधिकतम डिस्प्लेसमेंट है वह क्या कहलाता है, आयाम। तो आप कह सकते हैं कि अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं, आयाम कहते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पॉइंट, मध्य बिंदु से अधिकतम विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य बिंदु से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। और आयाम को रिप्रेजेंट क्या चीज़ से कीजिएगा, हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आयाम क्या है, अधिकतम विस्थापन है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, इसलिए आयाम का भी एसआई मात्रक जो होगा वह क्या होगा, मीटर होगा। इसका बीमीय सूत्र अगर बात करें डायमेंशनल फार्मूला का, तो डिस्प्लेसमेंट है तो क्या हो जाएगा, एल। और इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करता है, इसलिए ये क्वांटिटी कैसा हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं आवर्त काल का, टाइम पीरियड की बात करते हैं। टाइम पीरियड की अगर बात किया जाए तो टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड कहने का मतलब क्या हुआ, आवर्त काल कहने का मतलब क्या हुआ। तो आवर्त काल कहता है कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है तो एक दोलन पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त काल। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर या एक दोलन पूरा करने में लगा समय को आवर्त काल कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन और वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। माने एक चक्कर पूरा करने में, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं। आवर्त काल को हम लोग क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे टी से सूचित किया जाता है, कैपिटल टी से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। और ये टाइम पीरियड क्या है, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय है, तो समय है तो इसका एसआई मात्रक जो हो जाएगा, एसआई यूनिट जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सेकेंड। एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड। बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, बीमीय सूत्र की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, टी, ये टाइम पीरियड है। और ये राशि कैसा होगा, स्केलर। दूसरा एक टर्म है आपका तीसरा, आवृत्ति, जिसको आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या कहता है, सो ध्यान दिया जाए। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब हुआ द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम या द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। मतलब एक सेकेंड में कंपनों की संख्या, एक सेकेंड में चक्रों की संख्या, एक सेकेंड में दोलनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को, प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकेंड चक्रों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति। इसे हम लोग, इसे न्यू से रिप्रेजेंट कीजिए, एन से रिप्रेजेंट कीजिए या न्यू से एन से या न्यू से या छोटा वाला एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, से सूचित किया जाता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं, एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या न्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब न्यू बराबर होगा क्या, फ्रीक्वेंसी बराबर एन बराबर, तो एन बराबर होता है 1 बाई कैपिटल टी, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। मैंने आवर्त काल के प्रतिलोम को भी आवृत्ति कर सकते हैं। अब ये आवर्त काल का ऐसा ही मात्रा क्या है, सेकेंड है। तो अब इसको अगर मान लिया जाए हम लोग, आपका ऊपर ले आए तो सेकेंड इन्वर्स, और सेकेंड इन्वर्स को हम लोग क्या कहते हैं, हर्ट्ज। तो इसका एसआई मात्रक जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। इसका आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। इसका अगर बीमीय सूत्र की बात कीजिए डायमेंशनल फार्मूला का, तो टाइम पीरियड का क्या होता है, टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी इन्वर्स हो जाएगा। राशि कैसा हो जाएगा, तो ये अदिश राशि हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। कैसा क्वांटिटी है, अदिश राशि हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। बेटा